Hello everyone, Jai Hind guys. I am Vikas Kumar and I welcome you all in this complete series of geography for CDS, NDA and CAPF. और ये हमारा थर्ड लेक्चर रहने वाला है। अब तक की दो क्लासेस में मैंने आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से रखा है। उसमें मैंने आपको समझाया है पहले लेक्चर में अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको समझाया है अबाउट द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। और इन दोनों ही टॉपिक को मैंने आपको बताया था कि दीज टू टॉपिक्स आर गोइंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ योर ज्योग्राफी। और इसके बाद हम जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी के डिस्कस करने वाले हैं उनमें आपको इन टॉपिक से बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। सो दिस फाउंडेशन इज गोइंग टू रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स ऑफ योर ज्योग्राफी। तो विदाउट डिलेइंग मच, जैसा मैंने कल की वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लाइमेटोलॉजी। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी के टोटल 7 नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको रोज शाम को 7 बजे एक लेक्चर मिलता रहेगा। तो एक वीक के अंदर पूरी क्लाइमेटोलॉजी विच इज योर यूनिट 4th इन द 11th क्लास फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक। और ये सबसे बड़ी यूनिट है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको करीब करीब 4 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो काफी अच्छा इसका वेटेज है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे है। तो इसकी एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी और बारीकी से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको इतना बढ़िया मक्खन की तरह से समझाने वाला हूं जब जैसे अब तक के दोनों टॉपिक समझाएं। तो चलिए विद अ स्माइल स्टार्ट करते हैं। तो 7 लेक्चर्स हमारे क्लाइमेटोलॉजी के क्या क्या रहने वाले हैं वो समझ लो। सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हम अपनी अर्थ के प्यारे से एटमॉस्फेयर के बारे में समझेंगे। दूसरी चीज हम समझेंगे रिलेटेड टू इंसोलेशन, हीट, बजट एंड टेम्परेचर। व्हाट इज इंसोलेशन? द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन towards the earth surface is known as insolation or heat received by the earth from the sun। तो इंसोलेशन, हीट, बजट हमारी अर्थ का क्या है, टेम्परेचर, ये हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक इज गोइंग टू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स। इक्वेटोरियल लो क्या है मेरा, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स क्या है उसकी हम बात करेंगे। एंड द विंड सिस्टम कि भाई ईस्टर्लीज क्या है, वेस्टर्लीज क्या है, हेडले सेल क्या है, पोलर सेल क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम थर्ड लेक्चर में बात करेंगे। फोर्थ लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एयर मासेस फ्रंट्स, और जो भी आपके टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं वो इसका आपका फोर्थ लेक्चर आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्लाउड्स और टाइप्स ऑफ रेनफॉल। फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट में जाते जाते क्लाइमेटोलॉजी में समझा के जाऊंगा अबाउट द कियप्पन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जो मोस्टली 90% डिफेंस एस्पिरेंट्स को तो समझ नहीं आता और यहाँ से क्वेश्चन आता है, सब बौखला जाते हैं। और वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। लास्टली हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे क्योंकि कई बार छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट स्ट्रेटजी, दिस इज गोइंग टू बी द मैनर इन विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट द क्लाइमेटोलॉजी। चलिए सो विद अ स्माइल शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है रिलेटेड टू द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है जिसे आप कर लोगे अगर आपने पढ़ा है तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेयर क्या है। तो चलिए अपने तरीके पे आ जाते हैं। अपना तरीका क्या है कि भाई लिखी हुई चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम जरा बात कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है। अब देखो एटमॉस्फेयर की जब मैं आपसे सिंपली बात करूं तो ये मेरी अर्थ है। आपने कहा सर बिल्कुल, ये अर्थ का हमारा एक हाफ हो गया। अब इस अर्थ के ऊपर जो भी मेरी एयर है, द एयर प्रेजेंट अबव दिस अर्थ के ऊपर मेरी एयर प्रेजेंट है और उसी एयर की वजह से हमारी अर्थ स्पेशल बनती है। उसी एयर की वजह से क्या है, उसी एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वरना बाकी के प्लैनेट्स पे ऐसी एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है भैया, तो इसीलिए लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो एयर पॉसिबल है, एयर है सॉरी हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे। और बॉयज एंड गर्ल्स बहुत प्यार से बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे हम कि दिस एयर, ठीक है, दिस एयर सराउंडिंग दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये पूरा हमारी एयर बहुत दूर दूर तक आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी। अप टू 99.99% ऑफ द एयर अप टू द कार्बन्स लाइन विच इज 100 किलोमीटर, जो आज की डेट में सॉरी आज के टॉपिक में हम अच्छे से समझेंगे। सो दिस कंप्लीट ब्लैंकेट ऑफ एयर, this complete blanket of air surrounding our earth is basically termed as the atmosphere। so what is the atmosphere? भाई एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, this is the blanket of air surrounding the earth surface is known as atmosphere। हमने कहा चलिए जी बात ठीक है। फिर हम एयर की बात समझते हैं कि हमारी एयर जो है क्या है। चलिए तो वन बाय वन सबसे पहले क्या हो गया मेरा, एयर सराउंडिंग द, नोट साथ की साथ बनाने इसीलिए लिखता हूं मैं, एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस। अब दूसरी चीज आ जाती है कि सर फिर ये एयर का क्या मुद्दा है, सर व्हाट इज द मुद्दा ऑफ दिस एयर, ये एयर क्या है। तो भाई सारे के सारे लोग समझेंगे एयर इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस।
एयर क्या है, मिक्सचर है गैसेस का। अब इसमें आपको सारी गैसेस देखने को मिलेंगी 90, ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले, फिर आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगी काफी अच्छी मात्रा में। तो 78% मेरी नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन जो है मेरी 21% है। सो दीज आर द मेजर गैसेस प्रेजेंट इन माय एटमॉस्फेयर। सो दिस एंटायर मिक्सचर ऑफ एयर विच इज सराउंडिंग द अर्थ सरफेस एज अ ब्लैंकेट इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेयर। इसी को मैं एटमॉस्फेयर कह देता हूं। ये मेरी क्या है, अर्थ है, और ये है मेरा भैया एटमॉस्फेयर। चलिए अब जरा बात समझते हैं कि मेरा जो एटमॉस्फेयर है, अब मेरा जो एटमॉस्फेयर है वो किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, कि सर क्या सिर्फ और सिर्फ एयर से मिलकर बना हुआ है या और भी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि माय एटमॉस्फेयर इज बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ थ्री थिंग्स। सबसे पहले आपको एटमॉस्फेयर में क्या मिलेगी, आपकी एयर, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। दूसरी जो चीज मेरे को एटमॉस्फेयर में देखने को भी मिलेगी वो मिलेगी वाटर वेपर, वही जिसको हमने कल मम बोलना सीखा था। फिर H2O बता दिया मैंने आपको। चलिए, तो H2O हमारा मिलेगा हमें। तीसरी चीज हमें मिलेगी डस्ट पार्टिकल्स, कि भाई जो भी हमारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, जो भी सैंड पार्टिकल्स हैं, जब अर्थ पे कभी स्टॉर्म आया वो कहां चले गए, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में चले गए। और वाटर वेपर मेरे को देखने को मिलती है और एयर देखने को मिलती है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट टॉपिक। तो अब तक जो भी हमने समझा है वो फटाफट से मैं रिकॉल कराता हूं कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मैक्सिमम आपका किसमें है, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ये हम पूरा सीक्वेंस समझेंगे। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि एटमॉस्फेयर इज बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ एयर, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो वन बाय वन हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी एयर की, फिर हम बात करेंगे आपके वाटर वेपर की, और फिर हम बात करेंगे आपके किसकी, डस्ट पार्टिकल्स की। तो चलिए जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है जो अब तक हमने समझा है। तो आइए जरा, तो ये मेरी क्या है, अर्थ है। दिस इज बेसिकली माय अर्थ। अब इस अर्थ के ऊपर जो भी एयर है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी वाटर वेपर है विच इज सराउंडिंग दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। आगे हम और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे, ठीक है, जो इस डायग्राम में दी हुई है। अभी आपको डायग्राम देख के लग रहा होगा सर इतनी सारी चीजें हम कैसे समझेंगे, वन बाय वन फिर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप खुद बोलोगे क्या सर मजे मजे, हमें तो सब आता है। तो अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लाइफ है हमारी अर्थ पे, और एयर जो है वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारे अर्थ के प्लेनेट पे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, कि क्या सर शुरू से जब से हमारी अर्थ बनी तब से एटमॉस्फेयर था, क्या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना, और किन सर्कमस्टेंसेस में बना, क्यों बना, व्हाट वर द एसेंशियल सिचुएशंस। सो अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हो रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर, तो मैंने आपको बता रखा है, एक वीडियो डाल रखी है शॉर्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, कि एक बार हमारी अर्थ पे ना 40,000 ईयर्स तक लगातार बारिश हुई थी। तो मैंने आपकी एक वीडियो डाल रखी है, जो लोग इंटरेस्टेड है वो जाकर के देख सकते हो। उसमें आपको हिस्ट्री समझ आ जाएगी कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे हुआ। 20 मिनट करीब की एक वीडियो है। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, तो भैया एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड इट एनकम्पासेस द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स। और जो एयर सराउंड करती है हमारे अर्थ सरफेस को, उसको हम बोल देते हैं एटमॉस्फेयर। हमने कहा ठीक है। अब आपने मेरे को पूछा कि सर ये जो हमारी एयर है, ये जो हमारी एयर है, व्हाई इट इज नॉट गोइंग इनटू द स्पेस, व्हाई दिस एयर इज नॉट गोइंग इनटू स्पेस। ये सर अर्थ की सरफेस पे ही क्यों है, मतलब इसको क्या क्रश है अर्थ की सरफेस से? क्रश नहीं है भैया, हमें पता है ग्रेविटी, ग्रेविटी किसी की सगी नहीं है। तो जो भी एयर है, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो हमारी वाटर वेपर है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, वो अर्थ की सरफेस पे ही आपको देखने को मिलेगा। सो एटमॉस्फेयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ एंड दिस एंटायर एटमॉस्फेयर इज हेल्ड इन प्लेस बाय द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। हमने कहा बात तो जरा समझिए, ठीक है। फिर हमने कहा जी चलिए कंपोजिशन समझते हैं। तो एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, गैसेस है भैया, वाटर वेपर है, और तीसरी चीज हमारी जो है वो डस्ट पार्टिकल्स है। अब जरा हम बात कर लेते हैं जो हमारी गैसेस हैं, जो हमारी गैसेस हैं उनकी सबसे पहले हम बात करेंगे। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है, एंड 1% अदर गैसेस है। आपका पी बाई क्यू है, आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आपको दे दिया 4 गैसेस दे दी मैंने आपको, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, और मैंने आपको दे दी भैया आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और मैंने आपको पूछ लिया अमंग द 4 सबसे कम परसेंटेज किसकी है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो मैं ये आपको सारी की सारी चीजें समझाऊंगा। तो हमारी ये सारी गैसेस हमें मिलती हैं। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, और वो काफी प्राइमरी न्यूट्रिएंट है हमारे प्लांट्स के लिए। आप जानते हो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। उसके साथ साथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम ऑक्सीजन, हम ह्यूमंस जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं,
और वो रिटर्न में ऑक्सीजन दे देते हैं। तो इसी तरीके से हमारी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कांस्टेंट रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। यही बात मैंने आपको बता रखी है, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन साइकिल। ये ऑक्सीजन साइकिल है, जब हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बातें समझाऊंगा। अच्छा, अब जरा देखिए कि परमानेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर हमारी कौन कौन सी है और इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो भैया देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं, आप याद कैसे रख सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया भैया नाइट्रोजन है, आपने कहा सर कितनी है, 78%। दूसरा मैंने आपको कहा दूसरे नंबर पे मेरी ऑक्सीजन है, आपने बोला कितनी परसेंटेज है सर, मैंने कहा 21%। अब तीसरे नंबर पे आपको चीजें याद कैसे रखनी है। तो देखो, आपकी एक इनर्ट गैसेस की सीरीज है, मैंने बोला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, और लास्ट में आती है आपकी रेडॉन, जो कि हमारी परमानेंट गैस नहीं है एटमॉस्फेयर की, तो उसको हटा देते हैं। तो ये मेरी कंप्लीट सीरीज है, ये हम सबको याद रहती है, नहीं है तो इसे याद करो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनर्ट गैस। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये मेरी एक सीरीज है इनर्ट गैसेस की। अब इसमें हमें करना क्या है कि भाई सबसे पहले मैंने एक जगह अपनी हीलियम रख दी। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एक जगह अपनी हीलियम रख दी। हीलियम के बाद मैंने नियॉन और आर्गन एक सीक्वेंस में इसके ऊपर रख दी, दो, ठीक है, नियॉन और आर्गन। और दो मैंने इसके सीक्वेंस में नीचे रख दी, क्रिप्टन और जिनॉन। जरा याद रखेंगे कि मैंने हीलियम लिया, दो उसके ऊपर, दो गैसेस उसके नीचे। तो नियॉन और आर्गन मैंने ऊपर रख दी और क्रिप्टन और जिनॉन मैंने नीचे रख दी। यही आपकी सीरीज रहने वाली है। बस बीच में हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और लास्ट में हमारे पास सबसे ज्यादा जो सबसे कम कंपोजिशन बचता है वो बचता है हाइड्रोजन का। एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम आर वेरी लाइट गैसेस विच एस्केप इनटू द स्पेस। वो सबसे लाइट गैसेस है, तो वो हमेशा स्पेस की तरफ भागती हैं। ये चीज आप याद रखना, इन्हीं से हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, बीच में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, क्रिप्टन, जिनॉन, हाइड्रोजन आएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जिनॉन और हाइड्रोजन। दिस इज द टेबल ऑफ योर एनसीईआरटी। इसी बेसिस पे आपको आपकी गैसेस देखने को मिलेंगी। हमने कहा ठीक है सर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस encompasses our surface of earth and that is known as atmosphere. In our atmosphere there is different composition of the permanent gases, maximum is nitrogen, minimum is hydrogen. तो ये पूरा आपको सीक्वेंस याद रखना है। उसी के साथ साथ कुछ गैसेस हमारी जो इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमने समझ लिया कि भाई सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बीइंग। नाइट्रोजन प्लांट्स का बहुत ही असेंशियल न्यूट्रिएंट है, इसके बिना ग्रो नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा बात को समझिए। जब हमारी सन से रेज आती हैं, ये हमारी अर्थ है, जब हमारी सन से रेज आती हैं, तो जब हमारी सन से रेज आती हैं तो दे आर द एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू दोज रेज, कि उसमें से एटमॉस्फेयर आपका एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि थोड़ा बहुत जो एब्जॉर्बेशन क्लाउड्स वगैरह के साथ होता है वो हीट ब्लड में आपको बताऊंगा। अभी आपको समझना है कि भाई जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस मेरी आ रही हैं, जो मेरी शॉर्ट वेव रेडिएशंस आ रही हैं सन से, उन्हें हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। बट उसके बाद जैसे ही अर्थ की सरफेस को स्ट्राइक करती है, दे बिकम द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, दे बिकम द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। और इसी रेडिएशन में से हमारा एटमॉस्फेयर जो है, इसको आप कॉन्सेप्ट को समझ ही लो। अभी हीट ब्लड में मैं आपको समझाऊंगा कि भाई सन से जो इनकमिंग आती है वो होती है मेरी शॉर्ट वेव रेडिएशन, और ये क्या है, दीज आर नॉट बेसिकली एब्जॉर्ब्ड बाय, यानी कि ट्रांसपेरेंट है एटमॉस्फेयर इनके लिए, इन्हें आने देता है। आइए भैया, आपका स्वागत है। ट्रांसपेरेंट है हमारा एटमॉस्फेयर इनके लिए। अच्छा, उसके साथ साथ हमें क्या समझना है, जैसे हमारी अर्थ की सरफेस पे आती है तो ये बन जाती है हमारी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और हमारे एटमॉस्फेयर को जो हीट मिलती है वो मिलती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के हिसाब से। अब जरा इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात और आपसे कर सकता हूं, क्या, लिख लो आप इसको, कि भैया सबसे ज्यादा हम बात करें तो हमारी एयर की जो डेंसिटी है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यहां सबसे मैक्सिमम होगा सरफेस पे। तो जो डेंसिटी है वो मेरी सरफेस पे एयर की सबसे ज्यादा होगी, तो डेंस एटमॉस्फेयर होगा मेरा। बिल्कुल होगा सर। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो यहां क्या होगा, डेंसिटी कम होगी एयर की। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में तो हमें। तो आप हमेशा याद रखना कि जो मेरा लोअर एटमॉस्फेयर है, जो मेरा लोअर एटमॉस्फेयर है, वो आउट ऑफ दिस आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा, यानी मोर हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द
एटमॉस्फेयर विच इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एब्जॉर्ब्ड। और जो मेरा लेस डेंस है, वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये लेस हीट एब्जॉर्ब करेगा। इतनी बात आपको समझ आई। इसी की वजह से मैं आपसे पूछूं भाई, जो मेरे माउंटेन्स हैं वहां पर डेंसिटी क्या होगी एयर की, वो कम होगी इन कंपैरिजन टू द वैलीज। तो ये कम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आपको ठंडा मिलेगा। माउंटेन्स आर कोल्ड बिकॉज ऑफ द लेस हीट एब्जॉर्ब बाय द एयर पार्टिकल्स, लेस एयर पार्टिकल्स, आप दोनों चीज बोल सकते हो। अच्छा, तो इसीलिए हमारे माउंटेन्स ठंडे रहते हैं। और भी रीजन है माउंटेन्स के ठंडे रहने की, वो हम बात करेंगे। एक और टर्म आप यहां मेरे से समझ लीजिए, लैप्स रेट। तो ये टॉपिक्स में अभी आपके आगे बढ़ने वाला हूं। ये दो क्लासेस में कंटिन्यूअस ये टॉपिक्स हमारे चलने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा चलने वाला है। इसको स्टिक करिए, दिमाग में बिठाइए बात। कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। तो लैप्स रेट क्या होता है? इट इज बेसिकली डिक्रीज इन टेम्परेचर rate of this is basically rate of decrease of temperature with height। कि जैसे जैसे लैप्स रेट क्या है कि भाई जैसे जैसे, फॉर एग्जांपल दिस इज माय सरफेस ऑफ अर्थ, मैं सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होगा। और किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है, किस रेट, 1 किलोमीटर 1000 मीटर में कितना डिक्रीज हो रहा है, उसको मैं बोल देता हूं लैप्स रेट। सो नॉर्मल लैप्स रेट मेरी क्या होती है, मेरा टेम्परेचर होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, दैट इज पर 1000 मीटर। अगर मैं 1000 मीटर ऊपर जाता हूं तो मेरा जो टेम्परेचर है इन कंपैरिजन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इतनी सी बात हमें समझनी है कि भाई लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, शॉर्ट वेव के लिए ट्रांसपेरेंट रहता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है दैट इज मोर डेंस नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और भैया वो कम डेंस है ऊपर, तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। लैप्स रेट क्या है, एज वी मूव above the surface of the earth the temperature decreases and this rate of decrease in temperature is known as lapse rate। इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूं क्लाइमेटोलॉजी शुरू कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने ऐसे खोलूंगा कि जिससे आपको जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग आएगी और आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लाइमेटोलॉजी खत्म होने के बाद मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मेरे से खुद बोलोगे कि सर अब हमें इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं और कुछ रटना भी नहीं पड़ा, सिर्फ हमने समझा बातों को। चलिए आइए, तो इतनी बात हमने समझ ली। तो अब यहां क्या होता है कि जो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं बात कर रहा था मुद्दे पे आता हूं, आई वाज टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे मैं फिर से आपके कॉन्सेप्ट्स लिंक करूंगा, यही आपको आपका ग्रीन हाउस समझ आ जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर मैं आपको एक समरी दूंगा फटाफट से कि हमने क्या क्या समझा है, तो आपके ओवरलैप ना हो चीजें और फटाफट से नोट्स बना के अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में चीजें घुसा पाओ। दिस इज माय मेन एम। आई बिलीव इन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आई एम सेइंग कंसिस्टेंटली दिस थिंग, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कंसिस्टेंटली। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है कि जो मेरी सन से रेज आ रही हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंट है बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेकिन जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उसमें से हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। अब जब हीट एनर्जी को इसने ट्रैप कर लिया तो मेरा क्या हुआ, एटमॉस्फेयर जो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, ट्रैप्ड हीट। कार्बन डाइऑक्साइड ने सर हीट ट्रैप कर ली। कहां से हीट ट्रैप करी कि भाई जो भी मेरी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रही थी उससे। तो मेरा जो एटमॉस्फेयर क्या हुआ, इन रिटर्न एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती है कार्बन डाइऑक्साइड। बट ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, आप सीधे सीधे बोलूं, ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स क्या हुआ है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वो बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो आपकी हीट ज्यादा ट्रैप होगी, जैसे ही हीट ज्यादा ट्रैप होगी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा क्लाइमेट चेंज होंगे। आपके जो आइसबर्ग से पिघल रहे हैं, ठीक है, जो पोलर रीजन आपके पिघल रहे हैं, तो वो किसकी वजह से पिघल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस हीट के हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्यों जरूरी थी, बिकॉज इट ट्रैप्स some amount of radiation, some amount of terrestrial radiation, ठीक है, and maintains the temperature of the atmosphere। but over the last decades by the burning of fossil fuels and the extraction of fossil fuels, main cause क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का, fossil fuels, burning of fossil fuels, जो पेट्रोल डीजल ये सब चल रहा है। that's why we are nowadays we are moving towards the electric car, electric vehicle। why, यही रीजन है। उसके साथ साथ हमारे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से उन्हें एक्सट्रैक्शन, उन्हें निकालने में भी हमारा फॉसिल फ्यूल ही लगता है एक तरीके से, जो भी मोटर वगैरह आप यूज करते हो। तो इन द एक्सट्रैक्शन
and by the burning of fossil fuels carbon dioxide is increasing. This is increasing the temperature of our atmosphere, which is known as the greenhouse effect, and this is the major cause of the climate change in our atmosphere. इतनी सी बात मैंने आपको समझा दी, तो जरा इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इंपोर्टेंट क्यों है, बिकॉज इज एन इंपोर्टेंट हीट ट्रैपिंग गैस एज इट इज ट्रांसपेरेंट to the incoming solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial radiation. Which one among these is the high wave? हाई वेव कौन सी है? इनकमिंग मेरी क्या है? शॉर्ट वेव रेडिएशन है, और टेरेस्ट्रियल जो है वो हाई वेव रेडिएशन. इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स मेनली बिकॉज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. तो इतनी सी बात मैंने आपको समझाई कि भाई मेरा जो एयर है सराउंडिंग द प्लेनेट इज नोन एज द एटमॉस्फेयर. उसके बाद एयर का मेरा कंपोजिशन होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, फिर आर्गन है, फिर मेरी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है. उसी तरीके से मैंने आपको पूरा सीक्वेंस आपका समझा दिया. तो ये हमने बात कर ली कि हमारी जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में कैसे हैं, कैसे वो स्टेबल है बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. क्या एटमॉस्फेयर में मैं जैसे जैसे ऊपर जाता हूं तो क्या उसकी डेंसिटी घटती है? बिल्कुल घटती है. क्या टेम्परेचर घटता है एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने से? घटता है. उसको मैं क्या बोलता हूं? लेफ्ट रेट बोलता हूं. कैसे डिफाइन करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड ओवर द अर्थ सरफेस इज नोन एज द लेफ्ट रेट. बात खत्म. आइए जरा चलिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरी वो क्या है? वाटर वेपर. अब वाटर वेपर की बात हम समझेंगे. अब देखो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर समझना है कि भाई वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर क्या कभी स्टेबल हो सकता है? मैं बात करूं कि भाई एट वेरियस हाइट्स एंड ओवर द ग्लोब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज स्टेबल. कैसे स्टेबल हो जाएगा? मैंने आपको भैया कल ही समझाया है, ठीक है, 2 दिन से ही समझा रहा हूं, 2 दिन से इसी चीज में माथा मार रहा हूं मैं आपसे कि भाई इक्वेटर रिसीव्स द मैक्सिमम इंसोलेशन फ्रॉम द अर्थ. अब ज्यादा सनलाइट पड़ेगी तो ज्यादा वाटर बॉडीज से आपका क्या होगा? वाटर वेपर जो है वो एवापोरेट होगा. तो इक्वेटोरियल रीजन्स पे मेरा क्या होगा? वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा होगा. अब वहीं मैं पोलर रीजन्स पे चला जाता हूं, पोलर रीजन्स पे एवापोरेशन होगा? नहीं होगा. तो उसके साथ साथ क्या होगा कि मेरा वाटर वेपर जो है वो कम होगा इन द पोलर रीजन्स. मैं डेजर्ट में आ जाऊं, क्या डेजर्ट में क्या होगा? बोथ हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, वहां पे आप भी आपको वाटर वेपर का अमाउंट बहुत कम देखने को मिलेगा. तो वाटर वेपर का जो है फ्रॉम द इक्वेटोरियल टुवर्ड्स द पोल रीजन्स, और हाइट के बेसिस पे भी अगर मैं ज्यादा हाइट पे जाऊंगा तो मेरे को वहां वाटर कम देखने को मिलेगा, और मैं कम हाइट पर रहूंगा तो ज्यादा देखने को मिलेगा. सो दीज आर द बेसिक रीजंस. बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल चीज है. इसी पे आपका एक पीवाईक्यू पूछ लिया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वाटर वेपर इज करेक्ट और इनकरेक्ट. बताइए जरा अगर आप समझना चाहते हो तो. आप सब बोले ये क्या बात होती है, ठीक है. तो ये बेसिक चीज हमें ध्यान रखनी है कि भाई वाटर वेपर जो है वो वेरी करता है हमारे एटमॉस्फेयर में. जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ेगा इट विल डिक्रीज. इसके साथ साथ जो हमारे वार्म और वेट ट्रॉपिक्स होंगे, वार्म और वेट जो इक्वेटर के पास है वहां पे काफी ज्यादा होगा, नियर अबाउट 4% से लेकर के 1% तक ये आपका वेरी करता है. 1% आपको कहां देखने को मिलेगा? डेजर्ट, हॉट और कोल्ड हो गए, आपके पोलर रीजन्स हो गए, वहां सिर्फ 1% है. इक्वेटोरियल रीजन्स के आसपास 4% ऑफ द एटमॉस्फेयर है. तो ये बात आपको याद रखनी है. जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तब भी हमारे वाटर वेपर जो है कम होगा, ठीक है. अच्छा, और उसके साथ साथ हमारे वाटर वेपर का काम क्या है? वाटर वेपर का काम क्या है? जो हमारी रेज आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहे हैं, तो वाटर वेपर क्या करता है? क्लाउड्स बनाता है. तो वो क्लाउड्स क्या है? इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ज्यादा हीट आने से बचाते हैं. जो जाती है वापस उसमें से भी आपके एब्जॉर्ब करेंगे, स्कैटर करेंगे. तो ये क्या करते हैं? ये अर्थ की सरफेस को न तो ज्यादा हीट होने देते हैं ना ज्यादा कोल्ड होने देते हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर. वाटर वेपर मेरा ज्यादा होगा तो कैसा एनवायरमेंट होगा? इनस्टेबल होगा. इनस्टेबल क्यों होगा? वाटर वेपर ज्यादा होगा, कंडेंस होगा, क्लाउड्स बनेंगे, बारिश आएगी, थंडर स्टॉर्म्स होंगे. इनस्टेबल क्लाइमेट. अगर वाटर वेपर मेरा कम है तो भैया स्टेबल क्लाइमेट रहेगा कि उतने क्लाउड्स नहीं बन रहे, उतना कंडेंसेशन नहीं हो रहा, उतने थंडर स्टॉर्म्स नहीं आ रहे. बात इतनी सी है. तो चलिए जरा वन बाय वन ये चीज समझ लेते हैं कि वाटर वेपर वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर. हमने कहा बिल्कुल बढ़िया. डिक्रीज होती है एल्टीट्यूड के हिसाब से, डन अंडरस्टैंड. वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स में 4% ये मिलेगी आपको ऑफ द एयर, कंप्लीट एयर. While in the dry and cold areas of desert, it may be less than 1% और less than 1% मिलेगी. रीजन क्लियर है? बिल्कुल एग्जैक्ट, कुछ भी नहीं रटना है. वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स. व्हाई? बिकॉज इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा एवापोरेशन मतलब ज्यादा वाटर. पोल्स की तरफ कम गर्मी, कम एवापोरेशन, कम वाटर. बात इतनी सी है. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स पार्ट ऑफ इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट. कि भाई जो मेरा आ रहा है, जो मेरी हीट आ रही है, पार्ट ऑफ इंसुलेशन, कि जो मेरी सन से हीट आ रही है उसको भी एब्जॉर्ब करेगी, जो वापस जा रही है उसको भी करेगी. इट दस एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, जिससे अर्थ आपकी ना तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना गर्म होती है. वाटर वेपर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर, कि बारिश आनी है, थंडर स्टॉर्म्स आने हैं या नहीं आने हैं. चलिए इतनी सी बात समझ आई. तीसरी और लास्ट चीज के बारे में हम समझते हैं, डस्ट पार्टिकल्स. बहुत सिंपल है कि हम डस्ट पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं.
थर्ड कंपोनेंट ऑफ माय दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ माय एटमॉस्फेयर। अब डस्ट पार्टिकल्स क्या हैं भाई? डस्ट पार्टिकल्स जो आपके स्मोक के पार्टिकल्स या जो लिटरली आपके सैंड के पार्टिकल्स एयर में चले जाते हैं, ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स हम इनको बोल देते हैं। स्मोक सूट है आपका, सॉइल है, डस्ट है, ये सारे क्या है मेरे डस्ट पार्टिकल्स हैं। अच्छा, जो आपको डस्ट पार्टिकल्स अगेन मैं कहूंगा आपको ज्यादा डेंस कहां देखने को मिलेंगे? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, अर्थ की सरफेस के ऊपर। बट जैसे मेरे अपर एटमॉस्फेयर में फिर ये कैसे पहुंचते हैं सर? अगर आप बात कर रहे हो तो जैसे मेरे एयर करंट्स होते हैं, माय एयर करंट्स, पढ़ाते पढ़ाते बताता चलूंगा कुछ टर्म्स ऐसे क्लाइमेटोलॉजी में जो आगे यूज होने वाले हैं, आगे भी आपको उनके प्रॉपर टॉपिक्स मिलेंगे, बट समझते चलना। एडवेक्शन, कन्वेक्शन क्या है? एडवेक्शन मेरा क्या है? मैं आपसे हमेशा बात करता हूं विंड, एयर। हाउ विल यू डिफरेंशिएट विंड एंड एयर? हाउ विल यू डिफरेंशिएट? सर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, ये बात तो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। विंड क्या है मेरा? विंड इज द फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ एयर, एंड दैट टू इन द, जब मेरी हॉरिजेंटली, जब मेरी एयर हॉरिजेंटली फ्लो करती है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ एयर। ठीक है, कैसे फ्लो करेगी वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जब मेरी एयर हॉरिजेंटली चलती है तो उसको मैं बोलता हूं विंड, एंड दिस इज नोन एज एडवेक्शन। इसी को हम बोल देते हैं एडवेक्शन। इसी को मैं क्या बोल देता हूं? एडवेक्शन बोल देता हूं। लेकिन उसी के साथ क्या होता है, जब मेरी ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ ऐसे वर्टिकली चलेगी इन द एटमॉस्फेयर, एयर ऐसे मूव करेगी, उसको क्या मैं बोल देता हूं? एयर करंट्स। कभी भी विंड आपकी वर्टिकल नहीं चलेगी, उसका रीजन भी मैं आगे चल के बताऊंगा। इनको बोलते हैं एयर करंट, दिस इज नोन एज कन्वेक्शन, कन्वेक्शनल एयर करंट्स। तो अब जब मेरे एयर चलेगी, अब एयर मेरी ऐसे वर्टिकली जा रही है, तो इसके साथ उड़ करके ऊपर के एटमॉस्फेयर में भी पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे डस्ट पार्टिकल्स? बिल्कुल पहुंच जाएंगे सर। तो याद रखने ये टर्म्स भाई, एडवेक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। कि एडवेक्शन क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द विंड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, बात खत्म। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द एयर इज नोन एज द विंड। ठीक है, व्हाट इज एयर करंट? कि भाई एयर राइजेज ऑन हीटिंग, अब ये जाएगी के ऊपर बिकॉज ऑफ द हीटिंग, वो हम आगे सारी चीजें समझ लेंगे, एक साथ कॉम्प्लिकेट नहीं करना। बेसिक बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन अभी आपको पता रहनी चाहिए। तो इससे हमारे अपर एटमॉस्फेयर में भी चले जाते हैं। हमने कहा चलिए जी ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वेरी 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 एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स पे क्यों? अब जैसे मेरी सरफेस है अर्थ की, हर चीज को समझ के चलेंगे। यहां भैया सन की रेडिएशन आई बहुत ज्यादा, यहां से एवापोरेट हुआ, यहां बना, यहां से मेरी एवापोरेट हुई, तो आपको पता है हमेशा हॉट एयर विल राइज अप, हॉट एयर मेरी राइज कर रही है, पर एक लेवल पे जाके तो इसकी हीट खत्म होगी, यहां जाकर के हीट खत्म होगी, तो ये क्या करेगी? कंडेंस, एवापोरेशन हुआ, या एवापोरेशन होता है तो क्या होता है? कंडेंसेशन भी होता है। कंडेंसेशन हुआ तो अब कंडेंस करने के लिए, अब हवा में तो तैरेगी नहीं एकदम मस्त वाटर वेपर आपकी, ठीक है, उसे चाहिए कुछ पार्टिकल्स जिनके आसपास वो कंडेंस कर सके। तो ये जो मेरे हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, इनको बोलता हूं हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्या है? दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द शूट, डस्ट, सैंड, ठीक है, अराउंड विच द वाटर वेपर condenses. These particles are known as hygroscopic nuclei. सॉरी, इनको मैं क्या बोल देता हूं? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ध्यान रखेंगे बात को, आई बात समझ? बिल्कुल सर। तो इन्हीं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होते हैं? यही पार्टिकल्स होते हैं शूट के, सैंड के, जो ऊपर चलेगा और इनके आसपास मेरे ये कंडेंस करती है, और जब ये बहुत सारी हो जाती है तो इसको मैं क्लाउड बोल देता हूं। तो ये डस्ट पार्टिकल्स क्लाउड्स फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इतनी सी बात समझ आई? तो चलो बात कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स की। आइए, कंपोजिशन क्या है? देखो इतना सिंपल सा टॉपिक था, बट मैं अभी आपके बेस बना रहा हूँ क्लाइमेटोलॉजी का। देख रहे हो हर पीपीटी पे हर कुछ ना कुछ चीज, एडवेक्शन, कन्वेक्शन, कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहेगा। और फिर देखना आगे कितना जबरदस्त तरीके से इसको हम कंबाइन करेंगे जब कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझेंगे। डस्ट पार्टिकल्स क्या है? ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड सी सॉल्ट्स, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, एश, pollen, pollen grains, dust, and disintegrated particles of meteors. Dust particles are generally concentrated in the lower layer of atmosphere, yet convectional air currents, convections क्या है मेरे? ये है, ठीक है। अच्छा, may transport them to higher heights. तो vertical flow of the air वो मेरा क्या बनाता है? कन्वेक्शनल करंट्स बनाता है। और हॉरिजॉन्टल फ्लो मेरा क्या बनाता है? विंड बनाता है, ठीक है। उसको मैं क्या बोलता हूँ? एडवेक्शन बोलता हूँ। बिल्कुल सही। हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। कि ज्यादा कहां मिलेंगे आपको? जहां ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी, जहां ज्यादा डेजर्ट्स होंगे। तो डेजर्ट्स कहां होते हैं? सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में।
उसके बाद डस्ट और सॉल्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई? दीज आर द डस्ट एंड द सॉल्ट पार्टिकल्स अराउंड विच द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस एंड ऑन अ लार्ज स्केल इट फॉर्म्स अ क्लाउड। बात समझ आई? ठीक है, आइए ये बात समझ में आई, कंडेंसेस टू फॉर्म द क्लाउड्स। तो अब तक मैंने आपको क्या समझाया कि भैया एटमॉस्फेयर इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द एयर। एटमॉस्फेयर मेरा तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होती है भैया एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, उसका कंसंट्रेशन हमने समझा। इंपोर्टेंट गैसेस समझी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया था वाटर वेपर क्या है, ठीक है, इक्वेटर पे क्यों ज्यादा, पोल्स पे क्यों कम है, एल्टीट्यूड के साथ क्यों वाटर वेपर आपकी कम हो रही है, ठीक है। और आपके वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स में 4% है, जब आपके पोलर एरियाज और ड्राई और हॉट डेजर्ट्स में आपकी 1% और उससे भी कम है, ये हमने समझा। तीसरी चीज हमने समझी डस्ट पार्टिकल्स। सो ऑल दीज थ्री थिंग्स बेसिकली एयर, वाटर एंड डस्ट मेक्स अप द एटमॉस्फेयर। इतनी बात कंप्लीट है। तो जरा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम ही क्या था, टॉपिक का नाम था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कंपोजिशन हमारा डन है, किस किस चीज से बना होता है। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब हम बात करने वाले हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करेंगे, आपकी डिफरेंट लेयर्स की बात करेंगे। तो उन्हें समझते हैं फटाफट से, आइए। अब जरा ध्यान देंगे प्लीज, बहुत अच्छे से चीजों को अब समझना है हमें, क्योंकि अब हमारा आ चुका है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जरा मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूं जो मेरा एटमॉस्फेयर है। आइए लिखते चलेंगे साथ के साथ नोट्स, आई वांट नोट्स। और जिसके सबसे बढ़िया नोट्स होंगे उसे हम यूज भी करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, बाकी बच्चे जिनको चाहिए होंगे यूज करने के लिए। क्या कह रहे हो सर, हम क्यों दें अपने? ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं क्यों दूं पीडीएफ? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजाकों को मजाक समझा करो, ठीक है। कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, जरूरी है क्लास के बीच में। अब लाइव क्लास तो है नहीं कि आपके कमेंट्स पे लोग चले, खुद ही बनाने पड़ते हैं सब। चलो एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर को ना हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी। आपने कहा सर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डेंसिटी। दूसरा जो मैं करता हूं वो करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अभी थोड़ा राइटिंग का और इसका कम ध्यान देंगे, बिकॉज अभी मैं एक अलग जगह हूं, तो वहां थोड़ी टेबल जो है वो थोड़ी सी शेकी है, पर आपको समझ जरूर आएगा। केमिकल कंपोजिशन और टेम्परेचर और डेंसिटी के बेसिस पे मैं अपने एटमॉस्फेयर को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। अब जरा आइए फटाफट समझते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन पे मैं दो नाम देता हूं आपको। एक देता हूं मैं हेट्रोस्फियर, दूसरा देता हूं जी मैं होमोस्फियर। हेट्रोस्फियर एंड होमोस्फियर। मैं वहीं जब टेम्परेचर और डेंसिटी के बेस पे अपने एटमॉस्फेयर की बात करूंगा, तो वहां पे मैं क्या करता हूं, वहां पे मेरे 5 डिफरेंट लेयर्स बनते हैं। सो दिस इज माय सरफेस ऑफ अर्थ। तो मेरी सरफेस ऑफ एयर से लेकर के ऑन टिल द एवरेज हाइट ऑफ 0 to 13 किलोमीटर मेरी एक लेयर बनती है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं ट्रोपोस्फियर। 13 से लेके अप टू द 50 किलोमीटर। अब ये मत कहना सर 50 का मतलब 50 है, किसी बुक में 52 मिल सकता है, 55 मिल सकता है, 60 मिल सकता है, क्योंकि एकदम से तो खत्म नहीं होगा। तो मेरा फिर क्या होता है, वो स्ट्रेटोस्फियर। उसके ऊपर जब मैं चलता हूं टिल द हाइट ऑफ 50 to 80 किलोमीटर, वो मिलता है मेरे को मेसोस्फियर। अच्छा, अब एक जरा बात समझेंगे इसको। देखो मैंने कैसे याद किया, MSD, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह टोनी कर देते हैं इसको, क्योंकि आजकल तो हमारे धोनी भैया भी बूढ़े हो गए, मतलब नो ऑफेंसेस, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। कहीं अभी सब बोलने लग जाओ सर हमारा तो फेवरेट है, बढ़िया प्लेयर। तो MSD, तो MSD की जगह MST कर सकते हो आप, महेंद्र सिंह टोनी, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं 80 से नियर अबाउट 400 किलोमीटर तक की हाइट तक, तो फिर उस पर मेरे को एक और लेयर देखने को मिलती है, थर्मोस्फियर। इसी थर्मोस्फियर की जो नीचे की लाइन है उसको बोल देता हूं आयनोस्फियर। तो आयनोस्फियर इज बेसिकली द पार्ट ऑफ थर्मोस्फियर। तो कभी ये मत कंफ्यूज होना कि इसको बोलते हैं आयनोस्फियर है, कई जगह लिखा रहता है, तो उसका मतलब है कि वो इसकी नीचे की लेयर है। थर्मोस्फियर के बाद जब हम ऊपर चलेंगे तो एक्सोस्फियर।
और एक्सोस्फीयर के ऊपर हम चलेंगे तो एक्सोस्फीयर के ऊपर चलेंगे तो आपका स्पेस। तो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड डेंसिटी आई हैव डिवाइडेड माय एटमॉस्फेयर इनटू फाइव डिफरेंट पार्ट्स। ट्रोपोस्फियर ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ 0 to 13, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर एंड एक्सोस्फियर मर्जेस विद द आउटर स्पेस। ये 5 चीजें। और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस मैंने हेट्रोस्फियर और होमोस्फियर डिवाइड कर दिए। अब सर ये तो जरा बता दो कौन सी केमिकल कंपोजिशन, इनकी कौन सी केमिकल कंपोजिशन है, क्या मजा इनको आ रहा है? तो देखो, होमोस्फियर में अपने एटमॉस्फेयर के उस पार्ट को बोलता हूं विच हैज द सेम कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन ड्राई एयर। यानी कि सर क्या होगा इसमें, सेम कंपोजिशन, या आप कह सकते हो यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन ड्राई एयर। ड्राई एयर क्यों? क्योंकि एक जगह की एयर में मॉइस्ट ले लूं, एक जगह की ड्राई, तो भाई वाटर वेपर तो कम हो जाएगा। वाटर वेपर कम हुआ तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कम सही नहीं रहा। तो आप लोगों की नटखट हरकत से बचने के लिए मैंने टर्म ऐड कर दिया अंदर ड्राई एयर, कि दोनों जगह की एयर ड्राई है, तब सेम कंपोजिशन दूंगा मैं आपको। तो इसको मैं बोल देता हूं होमोस्फियर। अब इसमें क्या होता है कि होमोस्फियर जो है इट कंप्राइजेस ऑफ माय 3 लेयर्स, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। इनमें मेरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन है गैसेस का, तो मैं इन तीनों को बोल देता हूं क्या, मिला करके होमोस्फियर। ठीक है जी। अब उसके ऊपर जब मैं आता हूं हेट्रोस्फियर, यानी कि इट नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन ड्राई एयर, और इसमें मेरे दोनों आ जाते हैं कौन से, थर्मो भैया और एक्सो भैया। सो दे बिलोंग टू द हेट्रोस्फियर। इतनी बात सबको समझ आई? इतनी बात सबको समझ आई? और आप याद रखेंगे कि मेरे ट्रोपोस्फियर में 90% गैसेस ट्रोपोस्फियर में सॉरी 90%, बट बाय द टाइम आई रीचेस टू 100 किलोमीटर, मेरी 99.99% ऑफ गैसेस मेरे को 100 किलोमीटर तक मिल जाती हैं। और उसके ऊपर बहुत रेयर गैसेस मिलती हैं, हीलियम हो गई आपकी, ठीक है, हाइड्रोजन होगी, विच आर द आप कह सकते हो लाइटेस्ट गैसेज जो स्पेस तक जाती हैं। बहुत कम गैसेस आपको देखने को मिलेंगी। एंड दिस 100 किलोमीटर लाइन इज ऑल्सो बेसिकली नोन एज कार्बन लाइन। इतनी बात सबको समझ आई कि भैया हम अपने एटमॉस्फेयर को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, केमिकल कंपोजिशन होमोस्फियर, हेट्रोस्फियर, टेम्परेचर और डेंसिटी के बेसिस पर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है। अब तीनों मेरे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, दे हैव द सेम कंपोजिशन और द यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन द ड्राई एयर, सो दे आर द पार्ट ऑफ द होमोस्फियर। एक्सोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, दे डजंट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन द ड्राई एयर, सो दे बिलोंग्स टू द हेट्रोस्फियर, व्हिच इज टर्म्ड एज the part of our atmosphere which has non-uniform composition of gases in the dry air। चलिए ठीक है, बात समझ में आई? अब जरा ये देख लो, बेस्ड ऑन द डेंसिटी ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है। बढ़िया बढ़िया डायग्राम दिए है मैंने आपके लिए, तो देख सकते हो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे कि किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस पे कहाँ होता है, मेरी ओजोन लेयर कहाँ पे है, मेरे एरोप्लेन्स कहाँ उड़ते हैं, मेरे वेदर फिनोमिनास कहाँ होते हैं, मेरे ओजोन लेयर कहाँ पर है, और मेरे जो रेडियो वेव कम्युनिकेशन है वो कहाँ से आकर के रिफ्लेक्ट होते हैं, मैं कैसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर पाता हूँ। सॉरी, मतलब ऐसा नहीं, आप लोग भी। चलिए, तो जरा सारी बात समझेंगे, आइए। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बातें करेंगे। बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन होमोस्फियर, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर which has uniform composition of mixed gases in dry air mass। होमोस्फियर इंक्लूड्स ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर, ये मेरे होमो में आ जाते हैं। और हेट्रो इज द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग द थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, एंड आयनोस्फियर इज बेसिकली दिस पार्ट ऑफ योर थर्मोस्फियर। सो आयनोस्फियर इज द पार्ट ऑफ द थर्मोस्फियर। ओके, चलिए अब जरा आगे आते हैं। अब जरा समझेंगे एक बड़ी बेहतरीन सी चीज। 5 मिनट, 5 मिनट फुल फोकस। मैं थोड़ा पानी ले लूं, 1 सेकंड। चलिए, अब 5 मिनट फटाफट से एक ग्राफ समझना है आपको। इस ग्राफ के बेसिस पे आपको खूब सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इस ग्राफ की हम बात करते हैं, थोड़ा स्ट्रेट बना लेते हैं। गिव मी सम टाइम। चलिए, बहुत बढ़िया। इतना सीधा तो काफी है हमारे लिए, इतने सीधे तो हम भी नहीं है। चलिए अब जरा बात करते हैं। बहुत ध्यान से प्लीज, बहुत ध्यान से प्लीज, बहुत ध्यान से इस बात को समझना। ये मेरा 0 है, और इस तरफ जो है मैं मेंशन करूंगा आपका क्या, 20, 40, 60, 80,
100 एंड सो ऑन। ये बेसिकली मेरा क्या है, ये बेसिकली मेरा क्या है, हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इधर मैं मेंशन करूंगा बॉयज एंड गर्ल्स का टेम्परेचर। देखो हालांकि वी हैव द ग्राफ हियर आल्सो, पर उसको हम एक बार और समझते हैं, एक बार अपना समझ के तो थोड़ी चीज और याद रहती है, तो इसीलिए अच्छे समझेंगे जिससे आपको भी अपना परफेक्ट टाइम मिले अपने नोट्स बनाने के लिए और टॉपिक को अपने दिमाग में बसाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है घर पे कितना ही पढ़ते होगे। अब जरा बात कर लेते हैं आगे। अब जैसे मैं यहाँ टेम्परेचर ले लेता हूँ, यहाँ मेरा -100 है, यहाँ मेरा -80 है, यहाँ मेरा -60 है, यहाँ -40 मान लेता हूँ, यहाँ -20, यहाँ 0, यहाँ 20, यहाँ 40 एंड सो ऑन। अब जरा बात करते हैं, देखो अब जरा बात करते हैं कि मेरी जो ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट है, जो मेरी ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट है वो है 13 किलोमीटर। तो मैंने कहा आपको बहुत बढ़िया, ये मैंने एक लाइन बना ली। तो इस लाइन के नीचे ये मेरी क्या है, हाइट है, यानी कि 0 to 30 किलोमीटर ये मेरी हाइट है, दिस वन। तो ये मेरा क्या है, ट्रोपोस्फियर है, सॉरी ट्रोपोस्फियर। प्लीज कीप राइटिंग, ट्रोपोस्फियर है। आपने कहा सर ओके। अब मेरा इस ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या होता है कि जैसे ही मैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऊपर की तरफ जाता हूं, ऊपर की तरफ जब जाता हूं, तो क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो है विद हाइट डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द लैप्स रेट। कितना डिक्रीज होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। ये मैं आपको बता चुका हूं कि भैया अगर मैं यहां से चलूं फॉर एग्जांपल, तो मेरा जो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर है, क्योंकि मेरा टेम्परेचर का ग्राफ ये है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। सो दिस टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज इन द ट्रोपोस्फियर। आपने कहा सर बात तो सही है। दूसरी बात करता हूं मैं, आगे चलता हूं। दूसरी बात क्या करता हूं मैं, आगे चलता हूं। ठीक है, एक तो टेम्परेचर इसकी वजह से होता है, लैप्स रेट क्यों रहता है, दो रीजन है, लैप्स रेट। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यहां पे क्या है, एयर डेंस है, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ज्यादा एयर मिलेगी, तो वो क्या है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा ऐसे हट जाता हूं, आप देख लो, क्योंकि ये पीछे छिप जाता है ना, आगे से नहीं लिखूंगा। अच्छा जरा आओ, ये बात हुई। उसके बाद जब मैं आगे चलता हूं, जब मैं फटाफट से आगे चलूंगा, तो 0 to 50 एल्टीट्यूड मेरा क्या है, मेरा कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर है। अब स्ट्रेटोस्फियर, अब आपने कहा कि सर आपने हमें लेफ्ट रेट पढ़ा है, तो आपने जब मुझे लेफ्ट रेट पढ़ाया है सर, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कहो, आप हमें यही बताने वाले हो शायद कि टेम्परेचर इसमें भी कम होगा, क्योंकि आपने बोला है विद हाइट जो है टेम्परेचर जो क्या है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट मैं आपसे यहाँ कहूंगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आप मेरे पे गुस्सा हो जाओगे, सर आप पता नहीं, पहले बोलते हो पानी को मम कहते हैं, फिर बोलते हो H2 कहते हैं। अब ये क्यों, क्योंकि इसके भी रीजंस हैं, हर वेरिएशन के हमारे पास रीजंस हैं, हर वेरिएशन का रीजन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी चीज इधर उधर की फालतू नहीं होगी। अब जरा देखो होता क्या है कि मेरा ये जो कौन सा स्फीयर है, ये मेरा मेसोस्फीयर। तो देखो मेसोस्फीयर के अंदर हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है। व्हाट इज प्रेजेंट, ओजोन। और जो मैक्सिमम ओजोन है, आपको जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन है वो आपको 20 to 30 किलोमीटर के दायरे में आपको देखने को मिलेंगी। सो दिस इज माय ओजोन, ये मेरी क्या है, ओजोन है। बहुत अच्छे से, इतना बढ़िया आपने एटमॉस्फेयर नहीं पढ़ा होगा, आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास पूरी देखो, नोट्स बनाओ, आप भी कहोगे कहीं मजा आया जीवन का। और वो इसी टॉपिक के लिए नहीं, सबके लिए है। और मजा आए तो कमेंट सेक्शन में बताते भी रहना, ठीक है। जो आपके नीडी फ्रेंड्स हैं, सारी की सारी चीजें फ्री हैं, आप लोगों के एग्जाम से स्ट्रिक्टली ओरिएंटेड है, तो प्लीज आप शेयर भी कर सकते हो, दिस विल हेल्प मी टू ग्रो इन माय इनिशियल डेज। तो भैया ये क्या है, यहाँ मेरी ओजोन है, ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर क्या करती है बॉयज एंड गर्ल्स, जो रेडिएशन आती है, जो मेरी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही थी, कौन सी, जो सन से आ रही थी, सन, हेलो सूरज देवता, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग गुड। ठीक है, अब यहां से जो मेरी आ रही है, तो इसमें से जो आपकी हीट आती है उसको ये, उसकी अल्ट्रावायलेट रेस को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। इतना हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करती है, इसका फंडा क्या रहता है कि भाई अल्ट्रावायलेट रेस को ऑब्जर्व करता है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो मेरी 2 O में टूट जाती है, O और O। ठीक है, O और O में, तो जो हमारी बची हुई ऑक्सीजन है वो इस एक ऑक्सीजन से कंबाइन करती है और O3 बना लेती है। इसी O3 को हम बोलते हैं ओजोन। बट ये भी अनस्टेबल होती है, फिर वापस से O2 में आ जाती है, और फिर से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। इसको मैं बोलता हूं ओजोन साइकिल। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो आएंगे उनको ये ट्रैप कर लेगी, और उसको ये हीट को
किस चीज में हेल्प करेगी? इन ब्रेकिंग डाउन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू ओ एंड ओ। तो ये पूरा जो कीमोसिंथेसिस हो रहा है, दिस प्रोसेस हो रहा है कीमोसिंथेसिस, दिस एंटायर कीमोसिंथेसिस प्रोसेस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द मेसोस्फीयर लेवल, कि हमारे जो मेसोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है वो इसी की वजह से बढ़ रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे समझ में आया टेम्परेचर क्यों बढ़ा। फिर जब मैं आगे आता हूं, फिर मैंने क्या कहा सर, ड्यू टू द लैप्स रेट, लैप्स रेट की भी बात मान लेते हैं। तो अप टू द 50 टू 80 किलोमीटर ऑफ हाइट, यहां जाते हैं। ये मेरा क्या है, मेसोस्फीयर है। अब मेसोस्फीयर में भैया आपका 80 डिग्री की हाइट पे अप टू -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। एग्जैक्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं, अप टू जाता है। अब मेसोस्फीयर में क्या है, टेम्परेचर मेरा फिर से कम हो रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने गलती से मेसोस्फीयर लिख दिया है। ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, ठीक है। वो कंफ्यूजन हो गया। तो स्ट्रेटोस्फीयर, चलिए, तो ये क्या है, मेरा स्ट्रेटोस्फीयर है। अब स्ट्रेटोस्फीयर में ही मेरी ओजोन प्रेजेंट है, और इसी ओजोन में कीमोसिंथेसिस जो होता है उसकी वजह से मेरा टेम्परेचर बढ़ता है। फिर हम आगे चलते हैं, तो ये मेरी कौन सी लेयर है, मेसोस्फीयर है। ध्यान देंगे इस चीज का है, मेसोस्फीयर है। अब मेसोस्फीयर में मेरा क्या होगा, टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होता है। टेम्परेचर मेरा क्या है, फिर से जो है वो डिक्रीज होगा। एंड दिस इज बेसिकली नोन एज द नो एक्टिविटी जोन। नो एक्टिविटी जोन है, यहाँ पे एयर आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपकी कोल्डेस्ट जोन होती है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कम होगा, कोल्डेस्ट जोन। और जो आपकी मीटियोराइट बर्निंग होती है, जो आप कहते हो ना कि सर एक बार टूटता हुआ तारा दिख जाए तो मैं अपनी वाली को मांग लूं या मैं अपने वाले को मांग लूं, पर वो टूटता हुआ तारा आपको दिखा नहीं, दिखता भी है तो आपको मजा आ जाता है। तो वो टूटा हुआ कोई तारा नहीं, वो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, वो मीटियोराइट बर्निंग होती है। कहाँ पे, आपके मेसोस्फीयर में, ठीक है। तो आगे से ध्यान रहेंगे। और यहाँ पे आपके हाईएस्ट क्लाउड्स, यानी कि जो आपके एटमॉस्फेरिक फिनोमिनास को जो इफेक्ट करते हैं क्लाउड्स, वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर तक ही रहते हैं, ठीक है। मेजरली तो आपके ट्रोपोस्फीयर में आपको देखने को मिलते हैं वो, नॉट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, जो हमारे वेदर फिनोमेना को इफेक्ट करेंगे। चलिए, लेकिन हमारे क्लाउड्स होते हैं कुछ मेसोस्फीयर के अंदर, जिनको हम बोलते हैं नॉक्टिल्यूशेंट क्लाउड, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉक्टिल्यूशेंट क्लाउड। वो आपको मेसोस्फीयर में देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर तो मैंने आगे मेंशन कर रखा है, समझाऊंगा भी क्या होते हैं। उसके बाद जब मैं आगे हाइट पे जाता हूं, तो मेरा क्या आता है, थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर में मेरा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, और फिर मैं एक्सोस्फीयर में जाता हूं, मेरा टेम्परेचर फिर से बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर फिर से बढ़ता है, वो क्यों, क्योंकि वो सन के ज्यादा पास है और वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इसमें क्यों बढ़ता है, क्योंकि मेरे इसमें जो भी यूवी रेज, जो एक्स रेज आती हैं इन द थर्मोस्फीयर, इनको एब्जॉर्ब किया जाता है और उनको आयनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जब आयनाइजेशन होता है, जब आपके एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स आयंस में टूटते हैं, तो हीट रिलीज होती है। So heat energy is used in this ionization process. This results to the heating of the thermosphere. थर्म, जहां भी थर्म आ गया मतलब हीट से रिलेटेड है, थर्मामीटर, ठीक है, थर्म। और ये ऊपर का मेरा हो गया एक्सोस्फीयर, विच मर्जेस विद द स्पेस, इन दिस टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस। तो दिस इज द टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको, मुझे नहीं पता अब तक समझ आया हो नहीं आया हो, मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था, बट अगर अब क्लियर है तो ठीक है, चीजें आगे बढ़ते हैं। कि ट्रोपोस्फीयर मेरा था, ट्रोपोस्फीयर था, तो यहां पे मेरा क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब ट्रोपोस्फीयर और जो स्ट्रेटोस्फीयर को लाइन अलग करती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। जो स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर करती है उसे स्ट्रेटोपोज, जो मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर करती है उसको मेसोपोज। पॉज से आप समझ सकते हो। फिर मेरा क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर मेसोस्फीयर में फिर से कम होगा, कोल्डेस्ट लेयर है, और फिर मेरा टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द सर्टेन फैक्टर। दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इन द एटमॉस्फेयर। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस ग्राफ इन द एटमॉस्फेयर। अब जरा बात को चलते हैं आगे। चलिए, अब जरा कुछ चीजों को समझ लेते हैं। अब वन बाय वन कुछ फैक्ट्स हैं हर एक लेयर के, वो मैं आपको समझा देता हूं। अब इसके बाद आपका टॉपिक खत्म। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, लोअर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स रफली टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर। भाई हमारे जो पोल्स के पास इसकी हाइट जो है वो 8 किलोमीटर होती है, इक्वेटर पे इसकी हाइट जो होती है वो 18 किलोमीटर होती है। अब आपकी कहानी ये मेरे को बोलोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, जब आप सब कुछ ही कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, जब आप सारी ही चीजों के कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, तो जरा थोड़ा सा इस चीज को भी क्लियर कर दो। तो चलिए मैं आपको वो चीज बता देता हूँ फटाफट से। आइए, अब देखो ऐसा होता क्यों है, ऐसा आपका होता क्यों है, उस चीज के हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेरे साथ क्या है कि मेरी ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे ये मेरा इक्वेटर, और यहां पे है मेरे पास पोल्स। बात को समझना। तो इक्वेटर पे क्या होता है, आपकी सबसे ज्यादा हीट एनर्जी आती है।
जब भी हीट एनर्जी आएगी तो जो इक्वेटर की सरफेस पे मेरी एयर है, दैट एयर विल राइज अप। हॉट एयर राइजेज अप, तो हॉट एयर मेरी राइज करेगी। तो वो जब राइज करेगी तो वो काफी अच्छे एक्सटेंट तक जो है वो राइज करेगी। जब वो यहां से, जब अब यहां पे क्या है, कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर क्या करती है, कोल्ड एयर ऑलवेज सबसाइड्स डाउन, ठीक है, इट डिसेंड्स, कोल्ड एयर डिसेंड्स, हॉट एयर असेंड। तो इक्वेटर पे क्या है, मेरी भाई ज्यादा गर्मी है, उसकी वजह से मेरी एयर जो है वो ज्यादा क्या करेगी, ऊपर की हाइट की तरफ जाएगी, इट विल राइज, और ज्यादा राइज करेगी, इसका मतलब यहाँ पे मेरा को ट्रोपोस्फियर जो है वो ज्यादा हाइट तक देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू द पोल्स। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं, अब मैं आपसे एक चीज बात करूं, देखो ये क्वेश्चन अगर आ गया, मुझे पता है कि अगर आपने मेरे चीजें नहीं समझी तो मुश्किल ही कोई इस क्वेश्चन को कर पाएगा, क्योंकि इतनी डेप्थ में, इतनी इन डेप्थ आपको कोई टॉपिक बताने नहीं वाला। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, एनसीईआरटी एनसीईआरटी कहीं भी गिवन नहीं होगा, लॉजिक पर आप मेरे को बता दो। तो मैं आपसे पूछूं कि बॉयज एंड गर्ल्स, ट्रोपोपॉज, द लाइन डिवाइडिंग द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, वो मेरी यहां है फॉर एग्जांपल, दिस इज द हाइट ऑफ 18 किलोमीटर एंड दिस इज 8 किलोमीटर from the surface of the earth. This distance is 8, this distance is 18 किलोमीटर from the surface of the earth. अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ट्रोपोपॉज एट इक्वेटर, ट्रोपोपॉज एट इक्वेटर विल हैव मोर टेम्परेचर देन ट्रोपोपॉज एट पोल्स। आप बोलोगे सर इक्वेटर तो हीट होता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है सर। ट्रोपोपॉज एट इक्वेटर विल हैव मोर टेम्परेचर देन ट्रोपोपॉज एट पोल्स। आप बोलोगे अरे सर लगा दो, मैंने बोला ना, धोखा हो गया। धोखा क्या हो गया कि मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है, लैप्स रेट। आपने बोला सर यहाँ हवा ठंडी है, ठंडी ठंडी, और सर यहाँ तो गर्म है, चुपती चलती गर्मी का मौसम आया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, तो सर यहाँ तो गर्म है एयर, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रोपोपॉज है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा एयर का। मैंने कहा बप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने कहा सर ना, आपको कुछ नहीं पता। मैंने कहा कि मुझे तो पता है, तुमने मेरी बताई हुई बात पर गौर नहीं करा। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई, लैप्स रेट। लैप्स रेट पढ़ा है, तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ 18 किलोमीटर की हाइट है। लैप्स रेट क्या कहता है, एज आई विल मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, माय टेम्परेचर विल डिक्रीज एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर इन द ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप होगा और यहाँ टेम्परेचर होगा कम ड्रॉप, तो द ट्रोपोपॉज एट इक्वेटर विल बी कोल्ड, विल हैव मोर कोल्ड एयर देन द ट्रोपोपॉज एट द पोल्स। यहाँ वार्म होगी इन कंपैरिजन। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स में वन बाय वन आपके जबरदस्त क्लियर करने वाला हूं। चलो इसीलिए आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो लोअर मोस्ट लेयर है मेरे ट्रोपोस्फियर जो है, 8 किलोमीटर पोल्स पे, 18 इक्वेटर पे है, एवरेज हाइट 13 है, बता चुका हूं भैया जी। थिकनेस इज ग्रेटर एट इक्वेटर बिकॉज ऑफ द हीटेड एयर दैट राइजेस टू ग्रेटर हाइट्स, बता चुका हूं। टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर डिक्रीजेस विद हाइट एट द रेट ऑफ 6.5। देखो लैप्स रेट ट्रोपोस्फियर की अलग होगी, आपके स्ट्रेटोस्फियर की अलग होगी, मेसोस्फियर में तो नेगेटिव लैप्स रेट है। अब लैप्स रेट क्या है, देखो एक चीज और समझो, अपने डायग्राम पे आए, हाँ यही समझते हैं ना, यहाँ समझते हैं, घिस पिच हो गई है। अब जरा बात को समझो, मैंने आपसे बहुत बात करी ट्रोपोस्फियर की, मैंने बोला यहाँ पे लैप्स रेट, आपने बोला यस सर टेम्परेचर डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द हाइट, इट इज लैप्स रेट एंड एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर। मैंने कहा ओके। फिर आपने बोला सर स्ट्रेटोस्फियर, सर हियर टेम्परेचर इंक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग, तो मैं इसको बोल देता हूँ नेगेटिव लैप्स रेट। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं रहना, अगर नेगेटिव लैप्स रेट लिखा है तो इसका मतलब है कि हाइट के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लैप्स रेट के उल्टा चल रहा है। अच्छा, और अगर मैं इसके आगे पॉजिटिव भी लगा लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लैप्स रेट लिखा हो तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट होता है कि पॉजिटिव लैप्स रेट है, बस इतना याद रखना। मेसोस्फीयर में आपसे पूछूं क्या है, तो आप बोलोगे सर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लैप्स रेट है। मैं आपसे पूछूं थर्मोस्फीयर में क्या, आप बोलोगे सर नेगेटिव लैप्स रेट है। इतनी बात, नो बकवास। आइए जरा बढ़ते हैं आगे, चलिए। अब जरा ट्रोपोस्फियर जो एंड होती है वो ट्रोपोपॉज पे होती है। इसके साथ साथ जो भी मेरी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, प्लांट्स का उगना, एनिमल्स का भागना कूदना, ठीक है, ये सबका सब मेरा कहाँ होता है, ट्रोपोस्फियर में। कोई ऐसा आप में से कि सर मैं तो ऑक्सीजन लेने जो है स्ट्रेटोस्फियर में जाता हूँ उड़ के, ऐसा तो नहीं होगा कोई, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही है, तो चुपचाप यही लोग क्यों जाना है, इतनी मेहनत करनी, वैसी ठंड हो रही है। आइए जरा अब जरा बात कर लेते हैं आगे। ट्रोपोस्फियर इज द डेंसेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर। क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है, उसके साथ साथ उसके ऊपर और भी वजन है एटमॉस्फेयर का, वो उसे कंप्रेस करता है, और ग्रेविटी भी ज्यादा है, कंप्रेस करता है, ग्रेविटी भी ज्यादा है, कंप्रेस करता है, ग्रेविटी भी ज्यादा है, तो ट्रोपोस्फियर मेरी डेंसेस्ट लेयर होगी। दूसरी चीज,
सारे चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, पूरा वेदर और क्लाइमेट फिनोमेना आपका ट्रोपोस्फियर में होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। चाहे वो आपका प्रेसिपिटेशन हो, बारिश हो, कहाँ होगी? ट्रोपोस्फियर में होगी, सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है। अब ऐसा तो नहीं है सर आसमान से गिरा खजूर पर का, मेसोस्फीयर से बारिश आ रही हो, ट्रोपोस्फियर में आके अटक गई, ठीक है, और पानी ऐसे एकदम बस एटमोस्फियर में टहल रहा है, आप कहीं खड़े हो एकदम से पानी आ गया आपके ऊपर, नहीं ना, बारिश होती है प्रॉपर। तो बारिश क्या है, जब तक सरफेस ऑफ अर्थ तक नहीं आएगी तब तक उस पर ग्रेविटी लगती रहेगी। तो बारिश भी आपकी इसी लेयर में होगी। जेट स्ट्रीम्स भी इसी में चलती हैं। जेट स्ट्रीम, दीज आर द फास्ट फ्लोइंग विंड्स इन द अपर ट्रोपोस्फियर। अभी से याद रखो, मैं आगे भी जेट स्ट्रीम्स पढ़ाऊंगा, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। जेट स्ट्रीम्स इन द 6 to 12 किलोमीटर में जेट स्ट्रीम चलती है, एकदम खतरनाक हवाएं। और इनका पता कहां से लगा था? जब आपको बताया आपके वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान और यूएसए का हुआ था टसल, तो वहां पे जब ये ट्रोपोस्फियर में इनके जेट्स उड़ के आ रहे थे तो पता लगा कि बहुत तेज प्रेशर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें पता लगा बहुत तेज विंड्स है। सो जेट स्ट्रीम्स आर द हाई स्पीड विंड्स व्हिच ब्लो इन द अपर ट्रोपोस्फियर। रीजन मैं आगे समझाऊंगा आपको जब हम टाइप ऑफ विंड्स पढ़ेंगे। तो बहुत तेज हवाएं चलती है हमारे 6 to 12 किलोमीटर में, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। वेस्ट टू ईस्ट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जो वेस्ट से ईस्ट जा रहा होगा प्लेन, उसके तो मजे ही मजे, उसके तो मजे ही मजे के एकदम इसमें घुस गया और एकदम हवा के साथ बिना कम इंजन का तेल फूके एकदम जूम। और जो दूसरा है जो अपोजिट आ रहा है जेट स्ट्रीम्स के, उसके तो प्राण पखेरु हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जेट स्ट्रीम्स भी यहीं चलेंगी। एडवेक्शन, हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ द विंड यही होगा, कन्वेक्शन यही होगा। अब कन्वेक्शन यही को होता है, इसको और समझ लो एक पॉइंट को, जिसको आगे आपको यूजफुल रहेगा। देखो, मैंने बोला कि ये मेरा इक्वेटर है 0 डिग्री, यहां से मेरी एयर राइज करी, हॉट एयर राइजेस अप। जब यार मेरी हॉट एयर राइज करेगी तो मैं ऊपर जा रहा हूं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। जब टेम्परेचर कम होगा तो एयर की वाटर वेपर रखने की कैपेसिटी भी कम होगी। जब ऐसा होगा कि एक लेवल तो ऐसा आएगा जब ट्रोपोस्फियर के अपर लेवल पे पहुंचते हैं ना हम, ट्रोपोपॉज तक, तो जो हीट, जो हॉट एयर है हमारी, हॉट एंड ह्यूमिड एयर है, ठीक है, वो हमारी कोल्ड बन जाती है और उसको कंडेंस हो जाती है, यानी यहां तक जाते जाते वो अपनी वार्मथ की सारी एनर्जी छोड़ चुकी होती है। तो ट्रोपोस्फियर से फिर वो डिसेंड करती है एयर। तो सारे इसीलिए आपके एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, क्लाउड्स वगैरह बनना, बारिश वारिश सब यहीं पे रह जाते हैं। इससे ऊपर आपकी एयर असेंड नहीं कर पाती, वाटर वेपर जा नहीं पाती, मॉइस्ट एयर असेंड नहीं कर पाती इससे ज्यादा, क्योंकि वहां तक उसने सारी एनर्जी अपनी लूज कर दी। गर्म हुई है तो ठंडी भी होगी। चलिए, अब इसीलिए क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह सब यही होंगे आपके। एविएशन टेक प्लेस इन ट्रोपोपोज, कुछ हद तक ट्रोपोपोज में आपका एविएशन देखने को मिलेगा, ज्यादा क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स। मैंने आपको समझाया क्लाउड्स भी प्रेजेंट है ट्रोपोस्फियर में। पता लगा प्लेन जा रहा है एकदम जूम करके क्लाउड के अंदर, ठीक है, टाटा बाय बाय खत्म। और जेट स्ट्रीम्स आ गए एकदम, तो एकदम गड़बड़ आ जाएगा। बहुत हाई स्पीड विंड्स होती है, अप टू द स्पीड ऑफ 220 किलोमीटर पर आवर, सोचो, ठीक है, तो बहुत कम। तो आपकी जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह है वो आपको यहाँ उड़ती हुई दिखेंगी। बाकी ज्यादातर फ्लाइट्स आपको मेसोस्फीयर में उड़ती हैं, विच इज द काम लेयर, एकदम काम, आराम से उड़ते जाते हैं एयरप्लेन आपके। ठीक है, चलिए, कभी आगे कोशिश करना, कभी ऐसी सिचुएशन ना बने पर आप में से कोई बहादुर आदमी कभी वॉर में जाए, उसे अपना जेट उड़ाना पड़े, तो डायरेक्शन ऑफ जेट स्ट्रीम्स का याद रखिएगा। अगर जल्दी पहुंचना है और हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, और हमें आपको तो फायदा ही नहीं होगा। आपको ज्यादातर अगर वेस्ट में अटैक करना है तो आप अगेंस्ट इट जाओगे इनके, ठीक है, आपके दुश्मन को फायदा होगा अगर वो अपना जेट इसमें घुसा देगा तो। चलिए, आइए बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की। इट लाइज बियॉन्ड ट्रोपोपोज, 50 किलोमीटर तक है। फ्लाट बात कर लेते हैं। ओजोन लेयर हमारी यहाँ प्रेजेंट है, मैंने बात कर ली। ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी रेज करती है। क्या करती है? यूवी रेज को वो करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, टेम्परेचर इन दिस लेयर इंक्रीजेस विद द हाइट एट 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। वहां 6.5 से कम हो रहा था, 5 से बढ़ रहा है, और इसको मैं बोलता हूँ नेगेटिव लेफ्ट रेट। हीट प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर इंक्रीज। जो ओजोन में हीट होती है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ओजोन का 20 से 30 बता चुका हूं। ओजोन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स एंड रिफ्लेक्ट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हिच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, यूवी लाइट O2 में स्प्लिट होती है। वो O2 जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, फिर O3 बना लेता है, फिर ये O3 भी अनस्टेबल होता है, O2 में टूटता है। दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीजन साइकिल। कि जैसे हुआ क्या कि सनलाइट आई, O2 टूटा आपका O में, इसने कंबाइन करा विद द ऑक्सीजन, ये बना O3, O3 अनस्टेबल है, वो बन गई अगेन क्या? O2, और फिर ये साइकिल आपकी चलती रहती है। सो दिस इज माय ओजोन साइकिल आल्सो। ठीक है, काम एयर है तो इसमें एरोप्लेन्स आपके उड़ेंगे। उसके बाद आते हैं मेसोस्फीयर। कोल्डेस्ट एयर है, कोल्डेस्ट लेयर बात कर ली। टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद द एल्टीट्यूड और -100 तक पहुंच जाता है, 80 किलोमीटर तक ये रहती है। मेसोपॉज इसको डिवाइड करता है थर्मोस्फीयर से। नॉक्टिल्यूशन क्लाउड्स, द हाईएस्ट क्लाउड्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सीन इन मेसोस्फीयर। नॉक्टिल्यूशन क्लाउड्स, अगर इनको आपको समझना है तो मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपका एटमॉस्फेयर कैसे बना। ऐसा बोला जाता है जब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हो रहा था, सम ऑफ द वाटर जो वेपर है वो मेसोस्फीयर में ट्रैप हो गई, उसकी बारिश तो हो नहीं सकती, मेसोस्फीयर में ट्रैप्ड है, तो वो जो ऐसे क्लाउड्स फॉर्म्ड हो गए वहां पे, तो वो रात को भी चमकते हैं।
तो आप हाई एल्टीट्यूड से देखोगे तो वहां पे क्लाउड चमकते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉक्टिल्यूशन क्लाउड्स, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वंडरफुल, जस्ट लाइक अ वाव। ठीक है चलो आओ जरा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर की बात करेंगे। इट इज लोकेटेड अबव मेसोस्फियर, लोएस्ट पार्ट इसका जो है उसका आयनोस्फीयर बोलते हैं। इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू वेरी लो डेंसिटी मॉलिक्यूल्स फाउंड हियर। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन। ठीक है, वाटर वेपर भी नहीं मिलेगा आपका, क्लाउड भी नहीं मिलेगा, क्लाउड मेसोस्फीयर में भी नहीं मिलते आपको, बट मेसोस्फीयर में नॉक्टिल्यूशन क्लाउड्स मिलते हैं बस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मेरा इसी ऑर्बिट में है। रेडियो वेव्स जो मेरी जाती हैं अर्थ से वो इसी से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं। चलिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, याद रखेंगे। एक्सोस्फीयर का क्या है? हाईएस्ट लेयर है। एयर इज एक्सट्रीमली रेयरिफाइड, बहुत रेयरिफाइड एयर है वहां। मैंने बताया ना कि सारी तो ग्रेविटी ने ले ली, वाटर वेपर वहां तक पहुंच नहीं रहा, डस्ट कैसे उड़ के पहुंचे बेचारी वहां तक, इतना ग्रेविटी लग रहा है उस पर, इतना एयर कन्वेक्शनल करंट्स भी नहीं राइज हो रहे हैं इतने ज्यादा। ठीक है, तो रेयरिफाइड है, बहुत रेयर गैसेस मिलेंगी लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, वेरी लाइट गैसेस जो आपके अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे एस्केप हो गई थी। तो लाइट गैसेस लाइक हीलियम और ऑक्सीजन वहां पे पहुंचेंगी। ज्यादातर आपकी अर्थ की सैटेलाइट इसी लेयर में घूमती रहती हैं। इसी के साथ हमने आपका कंपोजिशन, मैंने आपका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। आई डोंट थिंक यू आर लेफ्ट विद एनी डाउट इन दिस टॉपिक्स। और इसके साथ साथ कुछ बेसिक टर्म समझाया मैंने आपको। लेफ्ट साइड क्या है, कन्वेक्शन क्या है, एडवेक्शन क्या है, सोलर रेडिएशन आती है तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, शॉर्ट वेव क्या है, किससे ट्रांसपेरेंट है, क्या ओपेक है, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्या ओजोन लेयर है, कौन कहाँ प्रेजेंट है, सारी की सारी कहानी हमने इसमें डिस्कस कर ली है। एंड दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, या इजी बोल लेते हैं अभी, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर क्लाइमेटोलॉजी। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर मेरा रहने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा टॉपिक है, अगर खुद से उसे हम जब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो कभी समझ नहीं आता। दैट इज सोलर रेडिएशन एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एनसीईआरटी का एक एक ग्राफ, एनसीईआरटी की एक एक टेबल, ठीक है, अलॉन्ग विद द अदर मटेरियल मैं आपको समझाने वाला हूं। दैट टॉपिक इज गोइंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ योर एंटायर क्लाइमेटोलॉजी। तो वो क्लास हम कल करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। पीडीएफ्स टेलीग्राम पे मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसके साथ साथ मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट्स में। किसी को कोई डाउट है वो आप बता सकते हो, किसी को वीडियो अच्छी लगी वो कमेंट कर सकता है, अपने फ्रेंड जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जिनको नीड है उनको आप शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।